ज़्यादा भी हो सकती, मिनिमम 3 वेरिएबल हों तो 3। अच्छा, जरूरी नहीं है वेरिएबल के नाम x1 x2 x3 आप कोई नाम रख सकते हैं। आप इसके वेरिएबल के एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, खासतौर पर और रिसर्च स्टेज में आपने वेरिएबल के एप्लीकेशन जैसे हम ऐड का मोस्टली होते हैं ऐसे आर्टिकल मोस्टली ऐसे, तो वो x1 x2 वैसे टेक्स्ट बुक बेस ये ऑलरेडी यही होते हैं, इसलिए हम करते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं। तो पार्शियल कोरिलेशन का मतलब ये है कि इसको आमतौर पर कोरिलेशन सिंबल R12.3 इस तरह लिखा जाता है, इसी तरह R13.2, इसी तरह R23.1 इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं R13 इज इक्वल टू R31, इसी तरह R12 R21 बेसिक A belongs to B and B belongs to C नहीं, कोरिलेशन आप किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी while calculating correlation you can choose any one of the two, फर्स्ट सेकंड वाली बात कोई नहीं है, पहले एक को सिलेक्ट करने तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो 2 3 लिखें, 3 2 लिखें, 1 3 लिखें, 3 1 लिखें, 2 1 लिखें, 1 2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको तो खैर अभी इग्नोर कर दें, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 1 1 3 एक ही चीज़ है। अच्छा, लेकिन जब when we say 1 2 given 3 तो इसके मीनिंग्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग। इसका मतलब ये है कि you have to reduce the effect of 3 यानी x3 from x1 and x2 and then calculate the correlation। जब इसका हम इफेक्ट निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं रेसिड्यू। तो उन रेसिड्यूज के दरमियान जो कोरिलेशन है उसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। इसी तरह इसका मैं इस पैटर्न पे क्या कहूँगा, बात करा हो जाए इसमें सर 3 वेरिएबल से तो हमने है ना 3 को एक्सक्लूड कर दिया, तो हम जस्ट 1 और 2 का रिलेशनशिप करेंगे। यहाँ से 2 का इफेक्ट एक्सक्लूड, यस सर, यहाँ पे 3 का we will exclude X2 from the X1, effect of X2 from the X1, x2 from X1. x1 and x3। ठीक है सर, इसी तरह इसका क्या होगा, you are reducing the effect of x1 From X2 and X3. x2 and x3। जब हम ये करते हैं तो ओरिजिनली तो आपका जो ओरिजिनली कहते हैं कोरिलेशन बिटवीन 1 and 2 आमतौर पे क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 डिवाइडेड बाय आप कहते हैं वेरिएंस ऑफ x1 इनटू वेरिएंस ऑफ x2। ठीक है, x2 इसको स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट नहीं लेते और वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेते हैं सर, फॉर्मूला याद है। तो ये ओरिजिनली दिस इज द कोरिलेशन फार्मूला, बट व्हेन दिस इज द केस, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 2.3 का मतलब क्या होगा, लिखेंगे 1 2 minus 1 3 2 3 divided by 1 minus R13 square into 1 minus R23 square। ये कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा फार्मूला है। This square is of the correlation। तो इसका मतलब ये है कि if you have the correlation matrix you can easily calculate the partial correlation। आज हमारा टॉपिक यही है, पार्शियल कोरिलेशन। ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, ये लो नो प्लान है, पहले मैं थ्योरी सारे आपको समझा दूं। तो ये इस तरह से एक्सक्लूड लिखा है। चीज यहाँ पे समझ नहीं है, जैसे हमने R1 2 3 तो 3 को तो हमने जब एक्सक्लूड किया है तो इसके रिलेशनशिप फार्मूला में हम क्यों लेके आ रहे हैं? ये 3 का हाँ, तो ये यही प्रोसेस है ना, यही इस तरह से एक्सक्लूड करेगा ना, राइट इस प्रोसेस से एक्सक्लूड होगा, वरना वो नहीं हो सकता। ये उसके स्टेप्स हैं। राइट सर। तो अब देखें, जब मैंने आपको कोरिलेशन रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए थे, तो with this in case of regression there was very clear classification of DB and IB. In case of correlation there is no such classification. Correlation is simple relationship, ठीक है, measure of association, extent of relationship of the two variables. लेकिन regression में हम what is the source of change and what is the response, source of variation, response in terms of variation, वो हम करते हैं। तो response variable, dependent variable को response variable भी इसलिए कहते हैं because it responds to the change in the independent. लेकिन कोरिलेशन में इसका डिपेंडेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं। Correlation में dependent, लेकिन when it comes to the concept of partial correlation, now here the concept of very बार बहुत से समझना है। In case of partial correlation, the concept of regression and cause and effect is hidden somewhere. उसको निकालना है। सर दोबारा बोले इम्पैक्ट था? Impact यानी cause and effect. जब Relationship. एक दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 500, 2 से ज्यादा 2 से ज़्यादा हो, यानी when there is concept of partial correlation, the concept of DB and IB is hidden somewhere. वो हमने निकाला है। पार्शियल कोरिलेशन। Partial correlation is very interesting. Yes, because in simple Correlation में तो कोई cause and effect नहीं है। ये कैसे? ये देखें, ये हम इसको कहते हैं X1, अगर ये DB है तो मैं एक रिग्रेशन रन करूं A0 A1 X2 plus U. U is the, now you are familiar with U, mu, the stochastic variable, the unknown variables. ये DV है, ये इसका IB, ठीक हो गई। यहाँ तक क्लियर है? यस। अगर एक और वेरिएबल होगा तो फिर ये क्या होगा? A2 A3, हाँ, ये इसको हम इसका नाम इसके हिसाब से रख लेते हैं, ठीक है, A2 X2 A3 इसमें से U की वैल्यू निकाले तो क्या बचता है, कैसे निकालते हैं? सारे माइनस हो जाएंगे। A0 minus A2 X2 minus A3 X3, ठीक है। और अगर ये 2 वेरिएबल हों और two variables only, so in case of 2 variables U will be equal to A0 minus A2 X2, ये सॉरी X1 में से माइनस होगा, ये X1 माइनस ये सारा कुछ ऐसे कर लें, मैंने गलत लिखा पहले, ये सारे उधर ट्रांसपोज हो गए ना, U की वैल्यू निकालेंगे ये हो। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हो, मैं लिख देता हूँ, शायद आप में से कुछ मैथमेटिक्स में वीक हो, कि अगर X1 है A0 प्लस A2 X2 प्लस U है, तो फिर U की वैल्यू क्या होगी? X1 में से
ए नॉट माइनस A2 X2। ठीक है, ये निकल हमने X1 में से 2 का इफेक्ट निकाल दिया। एग्री? X1 से 2 का X1 में से 2 का इफेक्ट माइनस कर दिया। ये माइनस किया हुआ है। ये तो इंटरसेप्ट है ना, ये कोई नंबर है। हमने X1 में से X2 2 का इफेक्ट निकाल दिया। अब अगर ये एक और चीज हो, एक ये चीज आ गई, अगर X3 हो इक्वल टू B0, कोई भी सिंबल हो सकते हैं, जी सर। प्लस B2 X2 प्लस U हो गया। अगर मैं U के लिए इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, सारे X3 minus B2 इक्वल टू X3 माइनस B0 माइनस B2 X2। Yes, X3 में से X2 का इफेक्ट माइनस कर दिया हमने। इसमें से ये इसको मैं कह दूं U1 2 निकाला है ना, एक है 1 में से 2 निकाला है, निकाला है। तो 1 2 निकाला है। ठीक है। इसमें से 3 में से 2 निकाला है, 3 2। 1 में से 2 निकाला है, 3 में से 2 निकाला है। जी। जो ये बाकी बच जाते हैं ना, एक U इधर बचा है, एक U इधर बचा है, ये U रेसिड्यूल हो गया। तो पार्शियल कोरिलेशन क्या होगी, partial correlation will be simple correlation of U जो पहली इक्वेशन है जिसको हम 1 2 कह रहे हैं, 1 में से 2 निकाला हुआ है, और दूसरा जो है वो 3 में से 2 निकाला हुआ है, 2 कॉमन फैक्टर। इसको पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है, जिसको वो ऊपर हमने बहुत एक मुश्किल फार्मूले से लिखा है। इसको पार्शियल, ये हमने प्रूव करना है नंबर से। जो मैंने उधर स्टेटमेंट दी है, Yes, 1 2 वेरिएबल्स हैं, 2 उनमें से एक वेरिएबल का इफेक्ट 1 by 1 निकाल के जो बच जाता है उनका जब कोरिलेशन वो रेसिड्यूल उसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। आपकी चॉइस है, आप कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल के ये फार्मूला अप्लाई करें, आपकी चॉइस है रिग्रेशन निकाल के कोरिलेशन निकाल के, एक ही आंसर आएगा। अब जरा कंसेप्ट इसको, ये चीजें जो कॉम्प्लिकेशन है इसको जस्ट कीप असाइड। ठीक है। थोड़ा सा मुझे बात समझे। एक वेरिएबल है जिसका नाम है X1, उसमें से 2 का इफेक्ट निकाल दिया, बाकी कुछ बचेगा, बच गया कुछ। फिर 3 में से भी 2 का इफेक्ट 2 का निकाल दिया, तो 2 कंट्रोल वेरिएबल हो गया। इनमें से कौन सा रेलेवेंट होगा, 2 कहाँ कंट्रोल हो रहा है, सेकंड वन में। सेकंड वन में। इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर इस तरह मैं करना चाहूँ, R13.2 फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमेशा लॉजिकल होता है, 13 माइनस 12 इंटू R23 divided by 1 minus R12 square into 1 minus R23 ये मल्टीपल फार्मूला क्यों होते हैं, डिपेंड्स ऑन क्या इससे आपको समझने में मुश्किल पेश आएगी Yes, sir. कि किसका इफेक्ट किस में से निकल रहा है। यहाँ जो बता रहा है कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ 2, आमतौर पर लिटरेचर में टेक्स्ट बॉक्स में ऐसे लिखा होता है, पार्शियल कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप ऑफ एनी 2 वेरिएबल्स while controlling the effect of third variable। सेंस क्या है उसकी, सेंस ये है, there is certain number of variables
need to remove the effect of a common variable. एक है, दो है, तीन है, चार है. यहाँ तो एक एक का दिखाया है, यहाँ मैंने एक में से एक का इफेक्ट निकाला है, इसमें से भी एक का नहीं. यहाँ 1 में से 2 का इफेक्ट निकाल दिया. तो 3 में से बाकी तो सिंपल है ना, उनको आप छोड़ें. अगर आपको मैथ नहीं भी आता, सिंपल ये समझना है कि देयर इज एन इफेक्ट इन वेरिएबल x1, उसमें से वो इफेक्ट रिमूव कर दिया, बाकी कुछ बचा. देयर इज अनदर वेरिएबल 3, उसमें से भी 2 का इफेक्ट निकाल दिया. देयर विल बी सम लेफ्ट ओवर, रेजिडुअल जिसको कहते हैं. अब ये दोनों रेजिडुअल्स के कोरिलेशन को पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है. दोनों रेसिडुअल की कोरिलेशन. कोरिलेशन, दोनों रेजिडुअल्स के कोरिलेशन. आप नोट्स अपने कैसे बनाएंगे? देयर आर 3 वेरिएबल्स. We are removing the effect of third variable. यहाँ पे second variable आगे इसके बता रहे. ये 2 दोनों में से निकाला. There are 3 variables, 1, 2, 3. If you remove the effect of second variable, आगे जो सेंटेंस समझ आ जाती है. जब मैंने कह दिया कि रिमूव द इफेक्ट ऑफ सेकंड वेरिएबल, तो 1 और 3 में से होगा ना. When you remove the effect of second variable, obviously from 1 and 3, जब हमने टोटल रखे दी हैं, 3 है तो we are removing the effect of second from 1 and 2. दोनों में बाकी कुछ बचेगा, उनको जब कोरिलेट करते हैं, पार्शियल कोरिलेशन. और सर जो अभी जिसको रिमूव किया है वो हमारी रेजिडुअल वैल्यू होगी, जो भी हम रिमूव करेंगे. रिमूव करने के बाद जो बच जाता है उसको रेजिडुअल. दोनों रेजिडुअल वैल्यू कोरिलेशन 2 रेजिडुअल नहीं है, 2 का इफेक्ट निकालने के बाद जो बाकी बचेगा उसको जो दो रेजिडुअल का रिलेशनशिप वो पार्शियल. ठीक है, 1 में से 2 निकाला है, 3 में से 2 निकाला है, कुछ बच गया, उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया. इसको कहते हैं partial correlation is a pure correlation, net correlation. और simple correlation मतलब ये कोरिलेशन सर रिग्रेशन में तो होते ही नहीं है. 2 वेरिएबल्स हम ले आए हैं, ये तो हमने ले आए हैं ना, अपना जबरदस्ती नहीं लेके प्रूव करेंगे. हर चीज का प्रूव होगा. ऐसे नहीं आप बाहर जाके कहेंगे कि मैंने कोई गलत. नहीं सर आप सही कह रहे हैं, बुक में भी ऐसे लिखा था जो आप बता रहे हैं. ऐसे प्रूव करेंगे, बुक में प्रूव नहीं है. सर ये बुक में है, ये बुक में है, ये बुक में है. लेकिन आपने पेपर में पूरी सेंस बिल्ड करनी है, कंसेप्ट समझाना है. ये तो पार्शियल है. Even in last lecture में I mentioned a term which is known as part correlation. इधर रुके. Part correlation. What is part correlation? एक में से 2 का इफेक्ट निकाल लिया, दूसरे में ना निकाल. एक में से निकाल लिया, दूसरे में निकालने की जरूरत नहीं. रहने दिया. ठीक है. We remove the effect of 2 from 1 and we don't remove the effect. ये नहीं करते हैं, सब नोट करते हैं. यहाँ तो रेजिडुअल बची हुई है, इसका रेजिडुअल जो बचेगा उसका अगर x3 के साथ ये सॉरी इसमें दोनों के रेजिडुअल्स हाँ, ले रहे हैं. दोनों के रेजिडुअल जब ले रहे हैं तो ये पार्शियल होगा. पार्ट को रिलेशन का मतलब ये है एक का रेसिडुअल. एक रेजिडुअल लेंगे और एक को रहने देंगे, एक का ओरिजिनल लेंगे, ओरिजिनल लेंगे, उसको पार्ट देंगे. ठीक ऐसा है, फार्मूला क्या होगा फिर? उसका ये होगा, उसका सिंपल वही डाटा होगा, एक का ओरिजिनल डाटा होगा, एक का रेजिडुअल का डाटा होगा. एक का होगा. सिर्फ एक में से इफेक्ट को रिमूव करेंगे, दूसरे में से नहीं करेंगे. जो बच गए हैं जहाँ एक में से रिमूव किया ना, रेजिडुअल बच गया ना, उस रेजिडुअल को
जो नेक्स्ट वेरिएबल है उससे ओरिजिनल के साथ कोरिलेट करेंगे। Necessary X1 वाली let's suppose is the original one हाँ। और जो residual वाली वो U12 वाली है this is a residual हाँ। ठीक वन में से टू जैसे ये निकालें। यू वन टू एक रेजुअल मैं वो समझा दूं। यहाँ हमने दोनों में से 3 और 1 में से 2 निकाला है ना। अब अगर हम 1 में से तो 2 निकालें लेकिन 3 में से 2 ना निकालें फिर कोरिलेशन निकालेंगे तो ये पार्ट कोरिलेशन। पूरी जो HR की थ्योरी है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। कभी गौर किया है? HR के कौन लोग हैं? HR मार्केटिंग ना आप ऊपर करें भाई। कर दिया। पीछे से चुप के पीछे जाते हैं। कराया ना। ठीक है। अच्छा ये तो लेकिन जब करेंगे ना तो फिर मैं करूँगा कुछ थोड़ी सी और समझ आएगी जब आप खुद घर जाकर करेंगे। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नहीं सर सर आपकी वीडियो भी है इसकी, होगी। है मैंने देखी। हाँ होगी। सर आप ही सर मेहरबानी कर दें। जी जी हम खुद शायद मेरा नाम ही पड़ा सर। नहीं मैं करूँगा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा फिर practice के लिए। आपको हर चीज करके उसके बाद वीडियो भी आपके साथ शेयर होगी। मैं तो सर पहले ही सजेशन दी थी आपका लेक्चर रोज होना रोज होना चाहिए। करें और रख लें। मैं हाजिर हूँ। किस वक्त आ सकता सर एक रोज नहीं ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बहुत जरूरी है सर। इसलिए कि जितने इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी तो क्या होगा? आज सुबह 8:30 बजे से 9 बजे से जो केसेस हम PhD के डिस्कस कर रहे थे 40 से ऊपर केसेस थे पूरे कैंपस में। कॉमन फैक्टर जो मैंने कंक्लूड किया सारे केसेस स्टडी करने के बाद ये मसला है। यही मसला है सर। सबको यही अगर मसला आप है। किसी के एक्सटर्नल सुपरवाइजर हो गए बेचारा 3 तो भूल गया ना, वो तो 8 तक ही चला जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ भी अभी मेरे पास टेबल पे थीसिस पड़ा हुआ है 2 पड़े हैं। सर नहीं हम सर कहेंगे वो शरीफ आदमी तो बस पढ़ता ही रहेगा कि नहीं उसकी इंटरप्रिटेशन इजी हो जाएगी ना। उनको समझा गया मेरी हालत नहीं है जाके ऐसे फेयर करना। समझाते हैं कि भाई ये आपने गलत किया इसको ऐसे ठीक कर। सुपरवाइजर भी होता है तो वो बस सीख वो सुपरवाइजर को ही नहीं पता होगा ये चीज। अगर ये भी मैं आपको नहीं तसल्ली दिला मैंने बता रहा हूं। खुद किया वो थीसिस तो आई डोंट बिलीव। नहीं जो सुपरवाइजर अनवर उनकी टेंशन बाद में लेके अपना पेपर पहले देखो, पहले अपना पेपर कैसे पास होगा ये यार सही बताऊँ मैंने फिर नाम लेके और खोल के देखे अभी तक सर ने ये नहीं कराया मैथ करने शुरू समझ नहीं आएगा फिर से हम इम्प्रेस बाय यू उसकी वजह मैं बताता हूँ ना। यानी कि ये सारी टेक्नोलॉजी जब आप हमारी एज के होंगे तो ये फिर आई होगी। ये अपना पावर पॉइंट वगैरह लटरम पटरम ये बाद में ये सारी चीजें आएंगी। तो फिर उसमें ये सारी बेसिक प्रोग्राम को रिलेट करना और फिर बाद में ये सारे फार्मूले याद करना ये यानी कि ये करने से आ जाते हैं। बड़ी बात है ना। यार हाँ करें फिर आ जाते हैं। फिर वो साथ साथ सर इसको ना 1 मिनट का समराइज कर दे सर इस चीज को रिकॉर्ड। यस एक दफा रिपीट करते मैं करूंगा ना फिर आप रिकॉर्ड जब मैं डाटा खोलूंगा ना ठीक है। फिर आप रिकॉर्ड अच्छा। वीडियो नहीं है मैं शायद बस है तो उसमें देखनी है। लेकिन सर एक जो मुझे जो थोड़ा सा है 2 मिनट है जी जी कि बिल्कुल। आपने ये पार्शियल कोरिलेशन निकाली फिर आपने कहा कि इसका कुछ पार्ट उसमें मौजूद है। ठीक है पार्ट तो मुझे पिछली दफा भी आपने बड़ा अच्छा समझाया था रेजिडुअल मैंने पूछा था क्या है और आपने कि उसमें वो फैक्टर्स जो हमने नहीं मैयर किए या अननोन है। अब आप कह रहे हैं कि वो अननोन फैक्टर्स उनका कुछ पार्ट इनमें मौजूद है उसको निकालना है। उसको निकालना है ताकि हमारे पास प्योरली और स्पेसिफिकली आईवीज और डीवी का रिलेशनशिप आ जाए। ऐसे ही है ना सर? तो मतलब ऐसे ही है ना सर? ठीक है अच्छा जी मैं देखता हूँ कोई थोड़ा सा और आगे भी है इस बार।
आप बता दें। देखिए जब एक का 1 में से 2 का निकल गया तो 2 को 3 में से नहीं निकाला। सर मैंने एक बात यहाँ पे पूछनी है, जैसे आपने कहा था कि 2 से ज्यादा होने चाहिए ना इसमें पार्शियल में, सर पार्ट में भी 2 से ज्यादा होंगे प्लीज। जी जी सर पार्शियल में जब 2 से ज्यादा होंगे वेरिएबल्स, तो पार्ट वाले में 2 से ज्यादा होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर 4 है तो इसका मतलब हमने 2 का निकाल दिया, 2 का नहीं निकाला, या 1 का निकाल दिया तब भी पार्ट निकलाएगा। ये एक बात सुने, आई एग्री। एक बात मैं एक एग्जांपल आप करके ना एग्जांपल करके सामने रख के फिर समझाता हूँ, ठीक है ताकि आपको पता चले कि क्या किस। सर मैं चाह रही हूँ 4 या 5 हो तो पार्ट कैसे होगा, फिर वो 1 निकलेगा उसमें पहले ये डिसीजन लेना होगा, हमने केन 2 का करना है, हमारे रिक्वायर्ड वेरिएबल ये कर लेते हैं, कोई मसला हमें नहीं। पता है, ये आपको स्टॉक पता है। मार्केट का डेटा है। वो तो हमारा जिसके पर काम कर रहे हैं वही होंगे ना। तो ये वैसे ये अच्छा मार्केटिंग वाले ये ज्यादा फोकस करेंगे। नहीं नहीं सब ये भी है। ये देखिए ये डाटा ये आया इसको ये है सही बटन प्रेस करना लेना स्टॉप भी करना। ठीक है, शॉर्ट करके लिखते हैं। मैं निकालूंगा, ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, अगर मेरे वेरिएबल 4, 5, 6 वेरिएबल, वेरिएटर है, मॉडरेटर है, डीबी भी 4, 5 है। अब मैंने उनके 2 पहले कोई से भी 2 में से उनका पहले रिलेशनशिप देख लूंगा, बाकी को एक्सप्लोर कर दूंगा, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 के 2 के साथ। इस तरह हम करते रहेंगे नहीं समझ आएगी, अभी सामने करेंगे फिर अगर कोई मसला रह गया। अभी हम 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर ज्यादा करेंगे। अभी तो हमने एक वेरिएबल को निकाला है ना, इस तरह 1 से ज्यादा कोई निकालते हैं ना, आपको वो भी अच्छा ये देखें कि लॉजिकली एज, इनकम, कार प्राइस। अब इनकम एंड कार प्राइस कैन बी रिलेटेड, लॉजिकली कैन बी रिलेटेड। हाँ रिलेटेड है, कार प्राइस इनकम वो जरूरी है। पाकिस्तान में परचेजिंग पावर है तो गाड़ी से बढ़ी है। इनकम के अकॉर्डिंग ही कार प्राइस। इंडिया वाले नहीं बढ़ने देते। लेकिन अगर आप देखें कि एज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ यही जरूरी है। इनकम राइजेस बाय द एज Yes. और कार प्राइसेस बाय द एज, उसकी रिलेशनशिप बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग जो वो गाड़ियाँ परचेज करते हैं। अगर एक यंग आदमी है, उसकी इनकम ठीक ठाक है, तो वो तो गाड़ी लेगा जितनी मर्जी प्राइस हो। हाँ सर गाड़ी लेना तो एक अलग चीज है, यानी कि इनकम के साथ गाड़ी की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड की वजह से बढ़ जाती है ना। Income के increase होने से ज्यादा- income to जब car. इनकम बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी ना। बढ़ती है तो आपकी कार की प्राइस तो नहीं बढ़ेगी, वो तो बढ़ती है ना, जब बचत सावध या इन्फ्लेशन की वजह से बायर्स बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, बेचने वाले डिमांड बढ़ जाती है इसकी वजह से। नहीं, मुझे समझाने देना, वो सबकी बात समझ पाए। जब देखिए चीजों की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा है। अगर लोगों की जेब में पैसा, एक तो आम फैक्टर है ना, पाकिस्तान में गाड़ियों की डिमांड क्यों ज्यादा है। हम तो कहते हैं गरीब लोग हैं, इसका मतलब गरीब नहीं है, Income है. ज्यादा लोग मैं आ रहा था, यकीन करेंगे इस चौक पर अजीब पे रोड जहाँ से शुरू होता है 25 मिनट का स्टेट, इतनी गाड़ियाँ हैं। तो देख रहे फिर पाकिस्तान में पॉवर्टी तो कम है, Then we can't even say कि इस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि नहीं है ना। नहीं मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन यह है कि लोगों के पास पैसा है, बहुत पैसा है। इस वजह से गाड़ियों की प्राइस नीचे नहीं आती, इसलिए लोग की जो बाकी कमोडिटीज की प्राइस है वो भी नीचे नहीं आती। एक सिंपल सी एग्जांपल है, फ्रूट महंगा होता है, आप क्यों लेते हैं, ना ले, छोड़ दें, कम हो जाएगी प्राइस। रमजान शरीफ में कोई वो कुरान हदीस है कि पहले रोजे जाके पूरे महीने का राशन इकट्ठा करते हैं, Yes, you're right. कीमतें बढ़ जाती हैं। सर एक दफा ये हुआ कि अभी अजान हुई है, उसने वेट किया हुआ था, तो मेरे 40 दिन उसने बढ़ा दी। तो एक फैक्टर है, बहुत बड़ा
अजान के बाद उसने कहा अच्छा, अब इसमें अगर हम इनकम और कार प्राइस का प्योर रिलेशनशिप निकालना चाहें, ये सोचते हुए कि ये इनकम डज नॉट मैटर, इनकम का इफेक्ट दोनों में से निकाल दो, प्योर रिलेशनशिप निकाल, ये हमारी assumption है। ठीक है, इस तरह के कई वेरिएबल हो सकते हैं, मुमकिन है इसमें थोड़ी सेंस बनती हो, लेकिन बहुत सारे आपके रिसर्च में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होंगे जिसमें आप कंट्रोल करते हैं। जैसे फर्म साइज जो है आमतौर पर उसको कंट्रोल करते हैं in order to see the performance of firm and so many other variables, हम करते हैं, फर्म साइज को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो रीजनल इफेक्ट है उसका इफेक्ट कंट्रोल करते हैं, ओके वी कीप असाइड रीजनल इफेक्ट। इसी तरह जो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर है, रीजनल स्पेसिफिक फैक्टर, जेंडर है, जेंडर को अगर हम कंट्रोल वेरिएबल लें और फिर हम देखें रिलेशनशिप और रिलेशनशिप निकलेगा, बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, तो उसका इफेक्ट साइड पे करना पड़ता है एज ए कंट्रोलिंग वेरिएबल। ये वो वेरिएबल जो एज ए कंट्रोलिंग वेरिएबल यूज होते हैं। तो हम जहाँ पे एज को एज ए कंट्रोलिंग वेरिएबल ले रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड कार प्राइस। अब इसका पहले तो हम सिंपल करेंगे कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन करेंगे। इसको मैंने ये इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ये 6421 6400 पहला कॉलम तो हेडर है। 6400 लोगों का ये सैंपल है, ये रियल डाटा है, एक सैंपल में से निकाला हुआ है, एक सर्वे सैंपल उसमें से निकाला है। ये मैंने सिलेक्ट किया, मैं ये इसको दिखाने का पर्पस था। अब दो तरीकों से हम करेंगे, एक वो दो फार्मूले हमने, एक जो पहले लिखा है एक बाद में लिखा है। हमारा कंट्रोल वेरिएबल है एज। पहले तो मुझे फार्मूला लिख के आप बताएं कैसे फार्मूला बनेगा। एज को 1 कहते हैं और उसको दूसरे को 2 और 3 कहते हैं। तो कोरिलेशन है 2, 3.1। पहले वेरिएबल को 1 कहते हैं, एज को, दूसरे को 2 कहते हैं, इनकम है, तीसरे को कार प्राइस को 3 कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? 2, 3 control 1 2, 3, 1 फार्मूला क्या होगा? 2, 3 बनेगा इसका और 2, 3 माइनस फिर मैं आप मुझे फार्मूला लिख के दें, एज, इनकम, कार प्राइस। इनकम और कार प्राइस का रिलेशनशिप निकालना है व्हाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एज। तो क्या बनेगा? सर हो गया R32.1 हमने क्या इजिकल टू R23 माइनस R12 R31 और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस R12 और 1 माइनस के अंदर R31। बाकी सबने कर लिए? बोर्ड पे लिखा हुआ है फार्मूला। नहीं, खुद बनाना है। नोट्स में नहीं लिखा? वो अभी हम ले गए थे तो आपने फिर नीचे कर दिया। मैं थोड़ा लेट आया था, अभी नोट कर रहा था। चलें, आप दिखा देना इनको। अब ये फार्मूला इनको बोर्ड भी कर सकते हैं, डाटा ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल का डाटा इसमें ओपन करना चाह रहा हूँ। ये भी एक आप इसको कह रहे हैं एडिशनल नॉलेज कह रहे हैं। तो ये मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है उसको तलाश करना है। ये पड़ी हुई है, अब इसमें एक्सेल तो शो ही नहीं हो रहा, तो आएगा कैसे? तो यहाँ पे एक्सेल आपने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया वो, तो एक्सेल को आप सिलेक्ट करें। अब आपको एक्सेल फाइल नजर आएगी। इसमें ये PhD आज 30 नवंबर है, इसको खोला। ये यहाँ मुझे, क्योंकि मैंने जानबूझ के एक ऐसी फाइल रखी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, हर शीट का अलग अलग किस्म का डाटा है। तो अगर आप इसी तरह इसको ओके कर देंगे तो वो अपनी मर्जी का कोई डाटा खोल देगा, एक्सेल से वो उठा लेगा। ऐसे नहीं करना। ये हमारी मुख्तलिफ शीट्स हैं जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। हम कार की बात कर रहे हैं।
ठीक है, और ओके करें। ये वेरिएबल के नाम आ गए, एज, इनकम, कार प्राइस। कंट्रोल टी ये इनका डाटा है, SPSS का एक डाटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है, दिस इज डाटा व्यू जस्ट लाइक एक्सेल। ठीक है, ये हम ये कर रहे हैं, मैं अभी इसमें नहीं करूँगा, शॉर्टकट तो आखिर में होता है ना, पहले तो डिटेल में। तो ये हम जाएंगे, ये डाटा, इसको स्टेप्स को नोट कर लें, डाटा एनालिसिस, ये पहले भी किया हुआ है। Yes, sir. कोरिलेशन में ये इनपुट रेंज है, इनपुट रेंज क्या है, ये हमारे ये 3 वेरिएबल्स हैं, इन सब का डाटा है। लेबल इट फर्स्ट। ठीक है, और ये लेबल को आपने चेक करना है, क्योंकि हेडर रो में आपने वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो वो इसको पढ़ नहीं पाएगा। आपने इसको बताना है कि भाई हेडर रो में ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये इन वेरिएबल के नाम है। ठीक है, उसके बाद आप ये आउटपुट रेंज में आएंगे, यहाँ पे कुछ इसको बताएंगे। ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ ताकि बाकी जगह मेरे लिए ठीक है अवेलेबल हो। ओके किया, ये रिजल्ट्स आ गए, इसको कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। ये सारे कोरिलेशन है, ये एज का इनकम के साथ है, ये एज का कार प्राइस के साथ है एक रिलेशनशिप, 33% है, कार प्राइस के साथ भी एज का रिलेशनशिप है, कुछ तो है। ये इनकम का कार प्राइस के साथ है। इस तरीके से ये 3 वेरिएबल थे, तो 3 मेजर आपके पेयर वाइज कोरिलेशन दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर करते हैं ताकि आप यहाँ से पहले कैलकुलेटर थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, कैलकुलेटर अपने निकाल लें ताकि हम सारा कर लें। फिर आपके साथ मैंने प्रॉमिस भी किया है कि आप जल्दी छुट्टी करेंगे ताकि आप दिल लगा के पढ़ेंगे। पहले सीखते हैं तो छुट्टी करते हैं। हाँ नहीं जाने लगा कंट्रोल इनकम को 2 और इनकम को हमने कहा 2 और कार प्राइस को 3, कार प्राइस को हमने कहा x3। 3। हमने निकालना है कोरिलेशन 2 3 का डॉट 1, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 3 का 2 3 गिवन 1, 2 3 का कोरिलेशन कंट्रोलिंग 1, क्या रिलेशनशिप आएगा? R23 माइनस R23 माइनस R12 1 2 1 2 2 1 या 1 2 है कुछ भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 का स्क्वायर, Yes, and our 1 माइनस R3 R1 का स्क्वायर रूट। वैल्यू यहाँ से मुझे बताएंगे आप। 2 3 यानी इनकम और प्राइस का कोरिलेशन क्या है? इनकम और प्राइस का, ये इनकम है और ये प्राइस है, कितना है? 0.79। बाकी इग्नोर करते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके कंट्रोल। R13 इधर देख लें, 1 एज है और प्राइस है। एज और प्राइस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इधर से उठाएंगे एज और प्राइस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? 0.37 है, हम इसको 0.38 कर देते हैं राउंड अप करके। इधर देख लें, ठीक है सर, 0.38 कर देते हैं, 0.38। आगे है 2 1, 2 क्या है? इनकम और प्राइस। इनकम और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है? इनकम और प्राइस का सही हो चुका है 0.21 सर। 2 1 का एज और प्राइस का, एज और प्राइस का 0.38 आ जाएगा। नहीं ये तो हो गया, सेम हो जाएगा फिर तो। सॉरी 2 1 एज और इनकम का, ये इसकी और इसकी बारी 0.33
5 4 कर दूं राउंड अप करके? 5 कर दो। अब बाकी आसान है। 1 माइनस 1 माइनस 0.38 का स्क्वायर लेंगे इंटू 1 माइनस 0.34 का स्क्वायर लेंगे, इसमें पुट करें और फिर 1 में से माइनस करें और स्क्वायर रूट लेंगे। क्या जवाब? These are first of the world read करेंगे 0.38 and 0.34 वाली 0.7 2 3 G73 2 3 इनकम प्राइस income price इनकम प्राइस 0.79 ठीक है पहला आ गया 1 3 1 एज ठीक है सर और 3 प्राइस ये एज प्राइस ये प्राइस 0.37 को मैंने राउंड अप करके 0.38 कर जी सर थैंक यू आगे है 2 1 2 क्या है इनकम और एज और इनकम 0.3 को मैंने राउंड अप करके ये तो सीधा चलता रहेगा। सर ये जब फार्मूला में लिखा था R23.1 इज इक्वल टू R23 माइनस R13 एंड R21 मैंने इसको लिखा है R21 पहले लिखा है और R13 बाद में लिखा है, उसका तो कोई शुरू नहीं। कोई बात नहीं, आप 2 मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई करें इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। ये जरा जल्दी से कर लें, जल्दी 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 फटाफट, क्योंकि ये वेरीफाई करना है हमने। मतलब age is excluded from the income and the price, है ना? इस बात को नोट करने वाली बात ये इम्पोर्टेंट है। रिसर्च में इसको कैसे एनालाइज करते हैं, ये जो आपका आंसर है आप क्या कह रहे हैं कितना 0.7620 आगे चेक भी हो चेक जाएगा करना आपको मिलेगा। ये ई-व्यूज में इसमें SPSS में ये यहाँ से निकालते हैं, ये स्टेप आप नोट करना जो है तो अपने ये एनालाइज में जाके यहाँ पे कोरिलेट आएगा, कोरिलेट में यहाँ पे मिलेगा पार्शल नीचे। अच्छा मेरा 6.699 ये इसकी तस्वीर ले रहे हैं या नोट कर रहे हैं स्टेप की। ये जो हाईलाइटेड है ना ये स्टेप्स हैं, जो हाईलाइटेड है ना ये स्टेप्स हैं। यहाँ पे येलो नजर आ रहा है मुझे, वहाँ क्या है येलो, ये सारा येलो, जो येलो है ना ये स्टेप्स हैं। हो गया, आगे चलें। जी जी ये मैंने पार्सल को क्लिक किया तो ये विंडो खुलेगी, पिक्चर ले रहे बेटा किसकी अगले स्टेप में। अब जिनका कोरिलेशन निकालना है वो ये 2 वेरिएबल्स हैं, उनको सिलेक्ट किया। अगर आपको सिलेक्शन का तरीका नहीं आता तो एक को करें इधर क्लिक, इधर करें फिर इसको क्लिक, फिर वो बारी बारी आ जाएगी। एज कंट्रोलिंग वेरिएबल है, ये लिखा हुआ है कंट्रोलिंग पार्ट, इसको इसके अंदर डालें और ऑप्शंस को फिलहाल छोड़ें। आपने सिंपल कोरिलेशन करना सीखना है। तो ये आ रहा है एज को कंट्रोल किया तो कार, ये इनकम और कार का रिलेशनशिप क्या आंसर आ रहा है 0.6 वही आ रहा है, सेम है 0.6 जो आपका है। जी जी ऊपर से आपका ये 0.6 620 क्या है मेरा यही है सर, ये सही है ना? 0.76 मेरा तो यही है सर मेरा 0.76 ठीक 0.76 यही है ना 0.76 ठीक है। अब आप इसका मैं लिख देता हूँ, ये आपने निकाला है 0.7620। अच्छा इसको जरा मैं छुपा दूँ कहीं, ये हमने निकाला हुआ है, इसको इधर कर। इसको किससे कंपेयर करते हैं, कंट्रोलिंग के बगैर वाले नंबर से। जो कि कंट्रोल वेरिएबल नंबर था। अगर एज का इफेक्ट आप ना निकालें तो इनकम और कार प्राइस का रिलेशनशिप कितना है, इनकम और कार प्राइस का रिलेशनशिप है 79%, यानी इसको मुकाबला होगा इसका कंपेयर विद 0.79। ठीक है कितने परसेंट वेरिएशन है 0.79 माइनस 0.03 0.03। सिर्फ एज है कंट्रोल वेरिएबल, इसको कंपेयर वेरिएबल कह सकते हैं।
इफेक्टिव इसको फिलहाल इसमें ना जाए। इनकम ये 3 यानी तकरीबन 3% है। जी जी एज का इफेक्ट रिमूव करने के बाद कोरिलेशन 3% कम हो जाती है। इसका मतलब 3% उसका इफेक्ट था इस रिलेशनशिप। वो क्यूमुलेट होके साथ साथ चल रहा था। ये प्योर, इसलिए इसको प्योर कोरिलेशन कहते हैं। समझ रही है? समझ आ रही है बहुत। अब यही चीज अब आप एक और स्टाइल में देखें। अब आप, आपका नाम क्या है? आपने जो अभी बात की है ना, आपने जो बात की है ना कि इसमें डीवी क्या है। जी सर। अब हम डीवी रखते हैं और आईवी भी रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। एनालाइज, हमने दोनों में से एज का इफेक्ट निकाला है ना। जी सर। सर वो स्टेटमेंट क्या बनेगी, यानी कि 3% एज की वजह से 3% एक्स्ट्रा था, ओवर एस्टिमेटेड था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? रिमूविंग एज, रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ एज फ्रॉम बोथ द वेरिएबल्स, सही, द नेट कोरिलेशन बिटवीन जो भी दो वेरिएबल्स हैं, इनकम एंड प्राइस, is reduced 3%। सही, from 79% to 76%, यानी 3% ठीक, ये कम हो गया। जी सर। रिलेशन में जाएंगे। अच्छा, ये रिग्रेशन में गए, ये लीनियर। लीनियर। अब ये हम कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं सर? अब ये रिग्रेशन की मदद से कर रहे हैं। डीवी का दोबारा नहीं, वो तो पहले कोरिलेशन की वजह से सारी चीजें निकाले, Correlation की वजह से। ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले जो आप कर रहे हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट के फ्रेमवर्क में भी कहीं ना कहीं आता है। जी, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने दोनों में से एज निकालना है। जी किसी एक को आप डिपेंडेंट रख लें, इनकम को डिपेंडेंट रख लिया जी जी। और कार को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लिया और एज को भी एज को भी independent इंडिपेंडेंट रख लिया। डन हो गया। अब इसको मैंने ये ओके कर दिया। ये सर हमने किस बेस पे रखा? वैसे ही रख लिया। वैसे वैसे तो सेंस नहीं बनती ना वो इंक्रीमेंट समझाने के लिए, समझाने के लिए। सर को क्या चैनल सर बनाए, सर कार प्राइस ऊपर रख दी और इनकम नीचे रख दी। हाँ जी, ऐसा ही है ना? निकाल देते हैं ना। फिलहाल हाँ सिर्फ आप बताएंगे जिसको सर कार प्राइस ऊपर रख दी ना, इनकम नीचे रख दी। वैसे रख ले, कोई ऐसी बात नहीं। साइन कर दे सर। आप ये ओके किया। अच्छा, स्टैट्स में यहाँ पे ये पार्ट पार्शियल कोरिलेशन लिखा हुआ है, जबरदस्त। इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू। अब आपको जो रिग्रेशन रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें ये पार्ट और कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, ये कैलकुलेटेड, इसमें वो कोई नंबर कहीं मिल रहा है आपको? मेरा 0.792 और 6 है हमारा। पार्शियल ये आपने लिखा हुआ है, मैं मिटा दूं? हाँ सर। इसे पार्शियल भी लिखा हुआ है सारा। बिल्कुल सही है सर। पार्शियल में आर ये सर शुरू कर दिया कि आप सही कर रहे हैं। हाँ ये वो होना चाहिए, इसलिए कि कल को आपने जब पेपर लिखने हैं, रिसर्च करनी है, आपसे कोई ऐसे ही कोई गलत वाला सवाल भी पूछ सकता है, सही भी पूछ सकता है, तो आपको जवाब आता है, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे आप। सही, ये इसके सामने, इसको अभी नहीं किया हमने पार्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसका भूल जाए, फिर दोबारा याद देने कराऊंगा। अभी स्टार्ट कर। ये किसके सामने है? ये सभी कार प्राइस क्या है? जिसके ये सामने है, कार प्राइस उसमें से आपने इनकम का इफेक्ट, आपने एज का फिर एज का इफेक्ट निकालने के बाद, और इसी तरह कार में से एज का इफेक्ट निकालने के बाद जो कोरिलेशन बना है वो ये है। जिसके ये सामने है, दोबारा देखें, जिसके ये सामने है, उसमें से
अगले वेरिएबल का ये भी निकाला गया है, ठीक है। रेजिडुअल कुछ बचा, और फिर जो डीवी था उसमें से भी एज का इफेक्ट निकाला गया है, तो ये कोरिलेशन बना है। एक और चीज भी आपको यहाँ मिले, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 3 किस्म के कोरिलेशन होते हैं। जीरो ऑर्डर कोरिलेशन जो क्रूड वैल्यू होती है, जिसमें से कोई इफेक्ट माइनस नहीं करते, पूरी वैल्यू। ये जीरो ऑर्डर कोरिलेशन है। किसके दरमियान? नहीं, कार प्राइस और इनकम एज कार प्राइस और डीवी के दरमियान, जो भी डीवी रखेंगे। इनकम ये क्या है? ये आपने वो टेबल नोट किया था, 5 कोरिलेशन, मैंने कोरिलेशन का जो निकाला था एक्सेल में। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जी, ये डीवी और आईवी का सिंपल कोरिलेशन है, ये डीवी और आईवी का सिंपल कोरिलेशन है। ये किसके दरमियान है? ये कार प्राइस और डीवी के दरमियान है, ये एज और डीवी के दरमियान है। सिंपल कोरिलेशन है। ये जो है, ये कोरिलेशन है बिटवीन कार प्राइस एंड डीवी आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ एज। यस। क्लियर? तो अब जब आपको ये SPSS रिजल्ट देगा तो आपको खौफ ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप पार्ट पे जाएं, फिर अब मैं इसको फिर आपको स्टेप बाय स्टेप भी करके एक्सेल में दिखाऊंगा, ताकि आपको पक्का यकीन हो। ठीक है? सर हमें किस पे ही हो गया? नहीं, वो आपको नहीं पता, रिसर्च में बड़ी चीजें आती हैं। आपने एक में से दूसरे का इफेक्ट निकाल के कहीं किसी और पर्पज के लिए भी यूज करना होता है। पूरी स्टोरी मेरे ज़हन में पूरी स्टोरी आ गई, फलाने पेपर में ये किया, फलाने पेपर में ये किया, फलाने, तो वो आपने जब निकालना होता है तो फिर आप वहाँ परेशान हो जाते हैं। तो सिर्फ मॉडरेशन मीडिएशन तक कहानी खत्म नहीं होती। ठीक है, अब देखें